कल उसको सुन रही थी ना।
अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम खानसा बीबी और मुनीबा, मारिया, साफ़िया ऑनलाइन है। गुड मॉर्निंग निम्रा एंड अरूज। आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? सबसे पहले बता दीजिए, कैन यू हियर मी? स्टिल आई हैव जस्ट 8 स्टूडेंट्स। बाकी बच्चे कहाँ गायब हैं? पढ़ना नहीं है उन्होंने? गुड मॉर्निंग समर। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? साफ़िया, निम्रा, समर, मुनीबा, कैन यू हेयर मी? ओके जी, थैंक यू। चलें स्टार्ट कर दें फिर, या वेट कर लें 2-3 मिनट मज़ीद? 8 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। यस मैम, स्टार्ट कर दें इसका मतलब है। चलें सीवीए जो है हमने कल तकरीबन हाफ कंप्लीट कर लिया था। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, पैथोलॉजी डिस्कस कर ली थी। सीवीए की डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को हम अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट की। तो जो साइन सिम्टम्स है वो सब तो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको बताया था कि हेमरेजिक स्ट्रोक भी होता है और जो इस्कीमिक स्ट्रोक भी होता है। इस्कीमिक में आपको बताया था कोई भी जो क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है, गुड मॉर्निंग जेनिफर, जो ब्लड क्लॉट है वो आपकी जो सेरेब्रल वेन आर्टरी है उसे क्लॉट कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर हो सकता है। इसी तरह से अगर हेमरेजिक है तो उसमें जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से जो है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर हो जाता है। सो ऑब्वियसली कोई भी वैस्कुलर रीजन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है बेटा, समटाइम ऐसा होता है कि किसी को खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो, तो उसकी वजह से भी अगर वो किसी आर्टरी के नज़दीक है तो उसके ऊपर भी वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई जो है वो ओक्लूड हो जाती है। सो वस्कुलर लीजन है, यानी वेदर आउटसाइड कोई ट्यूमर वगैरह है या फिर वो जो मैंने आपको जैसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन बताई वेसल्स के अंदर, तो वो जो वेस्कुलर लीजन जो भी है उसे हमें ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू हमें पता लगता है कि ये क्या चीज़ मौजूद है, और सीटी स्कैन करवाते हैं तो ही पता लगता है कि जो सीवीए है वेदर दैट इज़ इस्कीमिक और हेमरेजिक, यानी वहाँ हमें नज़र आ जाएगा अगर ब्लीडिंग हुई हुई है सीटी स्कैन से जाहिर है कि वो हेमरेजिक है, अदरवाइज वो इस्कीमिक है। और अगर सब एरेकनॉइड स्पेस जो है उसके अंदर ब्लीडिंग हुई है तो दो ऑप्शंस होते हैं। सीटी स्कैन से तो पता लगता ही है, इसके अलावा जाहिर है आप सबको पता है कि वो जो हमारे सब एरेकनॉइड स्पेस है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं आपके ब्रेन के, उनके अंदर सीएसएफ पूरा फ्लो करता है, इसी तरह से आपके स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है। सो जो लंबर पंक्चर है एलपी करके भी हम चेक कर लेते हैं, अगर उसमें हमें आरबीसीज मिलते हैं या से हमें ब्लड नज़र आ जाता है। इसके अलावा जो वस्कुलर डिजीज़ है, वेसल में अगर लीजन है तो ऑब्वियसली हम ईसीजी करवा के देख सकते हैं, कार्डियक अल्ट्रासाउंड, उससे हमें पता लगेगा कि कार्ड कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को, जैसे थीरोस्क्लेरोसिस वगैरह, वहाँ से अनक्लॉग होके ब्रेन की तरफ जा सकता है। सो अगर कोई कार्डिक प्रॉब्लम है पेशेंट को वो हमें पता लग जाएगी। उसके अलावा बेटे डॉप्लर अल्ट्रासाउंड होता है, कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी करवाई जा सकती है। जिस तरह से हार्ट की है उसी तरह से आपको बताया था ब्रेन की भी हम वेसल्स की जो है एंजियोग्राफी करवा लेते हैं, कंट्रास्ट डालते हैं, उससे हमें पता लग जाता है किस जगह पे जो कोई भी लीजन है वो मौजूद है, वो आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स जो कल भी मैंने डिस्कस किए थे वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ब्लड सीबीसी करवाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल पेशेंट का चेक किया जाता है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे तो कोई पेशेंट तो नहीं है, थ्रोम्बोफिलिया की स्क्रीनिंग वगैरह करवा लेते हैं कि किसी को डीआईसी वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि इस तरीके से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के। सो इसके अलावा बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ की वजह से जो बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है उसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं। सो इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हम चेक कर लेते हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक की तरफ। सो हम इन चीज़ों को भी चेक कर लेते हैं देखने के लिए कि हमारे पेशेंट में, बेसिकली डायग्नोज करने के लिए कि पेशेंट को सीवीए हुआ है तो रीज़न क्या है। जाहिर है फिर वो रिकरेंट सीवीए होता रहेगा अगर हम रीज़न को आइडेंटिफाई करके उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो। ठीक है बेटा,
अच्छा, अर्ली रिकॉग्निशन क्या है, यानी बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हम कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या हमें समझ आ जाता है। वो एक फास्ट का एक एब्रीविएशन यूज़ होता है, यानी उसमें आप सबको पता होगा स्ट्रोक के पेशेंट का बड़ी जल्दी से फेस पे वो जो एक पैरालिसिस जाता है, तो उसकी वजह से फेस अनइवन नज़र आता है आपको। वन साइडेड ऑफ द फेस की वो ड्रूपिंग आपको नज़र आएगी। इसी तरह से आर्म है, एक आर्म जो है वो हैंगिंग डाउन आपको नज़र आएगा। स्पीच स्लर्ड स्पीच हो जाती है, बोल नहीं पाते, बात ठीक तरीके से कर नहीं पाते। तो ऑब्वियसली हमें यही करना होता है कि फ़ौरन से हमें इमरजेंसी एक्टिवेट करनी होती है। ओके, मैनेजमेंट के गोल क्या है? सीवीए का पेशेंट है तो मैनेज करना है। मैनेजमेंट के गोल हैं सबसे पहले इमीडिएट। इमीडिएट में बेटे हमने पेशेंट को असेस भी करना है और उसको स्टेबलाइज भी करना है। सबसे पहले तो एबीसी चेक की जाती है, यानी उसका एयरवे मेंटेन करेंगे, उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पेशेंट को सीवीए हुआ तो सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम उसके एबीसीज मेंटेन करें। फिर उसकी न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, ऑक्सीजन देंगे। अगर पेशेंट को ज़रूरत है, हाइपॉक्सिक हो रहा है पेशेंट, तो ज़ाहिर है उसे हम ऑक्सीजन देंगे। आईवी एक्सेस, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। ग्लूकोज लेवल चेक कीजिए पेशेंट का, कहीं ये तो नहीं है कि वो साथ साथ हाइपो में भी चला गया है। और 12 लीड ईसीजी करवाएं ताकि हमें पता लगे कि उसकी कार्डियक के ऊपर तो उसके कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आ रही। और इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कंप्लीट। स्ट्रोक का स्केल है, उसके ऊपर आप देखते हैं कि पेशेंट का जो स्ट्रोक के स्केल के ऊपर स्ट्रोक कहाँ पे उसका रिलाई कर रहा है। और ये चीज़ें जो मोस्ट इमीडिएट साइंस होते हैं, मैंने आपको बताया, फेशियल ड्रूप है, आर्म ड्रिफ्ट है और एबनॉर्मल स्पीच, स्लर्ड स्पीच। और वो जो फेस जो है एक तरफ से ड्रूप डाउन कर जाता है, इसी तरह से आर्म जो डाउन हैंगिंग हो जाती है। सो ये इमीडिएट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। और उसके बाद वही है कि सीटी स्कैन करवाया जाता है। सीटी स्कैन पे अगर आपको कोई हेमरेज नज़र नहीं आया तो फिर ज़ाहिर है हेमरेज नहीं नज़र आया तो इट मीन्स कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं हुआ, इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है। तो फिर उसके लिए फिब्रिनोलिटिक थेरेपी की तरफ हम सोचते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर ने, फिजिशियन ने डिसाइड करना है। दिस इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सीटी स्कैन पे अगर आपको हेमरेज नज़र आ गया है, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है इसका मतलब पेशेंट को, तो हम न्यूरो सर्जरी, फिर वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज जिस पे हमें देखना पड़ता है कि हम क्या पेशेंट की सर्जरी की तरफ जाएंगे। और अगर कंसल्टेंट ने सर्जरी नहीं सोची है, सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलरली उसका बीपी मॉनिटर करती रहे। और हाइपरटेंशन को हमने ट्रीट करना होगा। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है टाइम बाय टाइम चेक करते रहेंगे कि फर्दर कंडीशन ख़राब तो नहीं हो रही। ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करेंगे, जैसे भी ज़रूरत है उसे ट्रीट करेंगे और सपोर्टिव थेरेपी देंगे अपने पेशेंट को। सो ट्रीटमेंट का गोल यही है कि फर्दर लॉस से अपने पेशेंट को प्रिवेंट करें। यानी अगर देखें, मैंने आपको बताया था सीवीए जब होता है तो ब्रेन का एक पर्टिकुलर कुछ सेल्स या टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो हमारा गोल सबसे पहले तो ये है कि हम उसे फर्दर डैमेज से प्रिवेंट करें। ठीक है, यानी उसको फर्दर स्प्रेड होने से बचाएं। अपने जो ब्रेन है उसके जितना तो आपका ब्रेन डैमेज हो गया ठीक है, लेकिन उसे फर्दर डैमेज होने से या फर्दर एरिया जो है उसे हम प्रिवेंट करें। और बाकी ड्रग थेरेपी जैसे आपको बता दी, अगर हेमरेजिक है नहीं है तो फिब्रिनोलिटिक थेरेपी देनी है, या इसके अलावा आप के पेशेंट को आपने हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कुछ देना है, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए कुछ देना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर ड्रग थेरेपी पे काम होता है। सर्जिकल थेरेपी आपसे पहले डिस्कस कर ली, और फिर सर्जरी अगर हो जाए तो ऑब्वियसली, या नहीं भी होती, दोनों कंडीशन में आपके पेशेंट की जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने पेशेंट की रिहेबिलिटेशन की तरफ काम करते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस फोकस, यानी प्रिवेंशन, जो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन का गोल दोनों तरह से है कि एक तो अगर पेशेंट को सीवीए हुआ है तो ऑब्वियसली हमने उसको प्रिवेंट करना है कि फर्दर उसके जो डैमेज है उससे हमें उससे प्रिवेंट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ ऐसी चेंजेस लेके आए कि वो सीवीए, मतलब इन फ्यूचर पेशेंट को सीवीए ना हो, जिसमें हेल्दी डाइट ले, वेट को कंट्रोल करे, रेगुलरली एक्सरसाइज करे, स्मोकिंग स्टॉप कर दे, अल्कोहल की कंजम्पशन को लिमिट कर दे, हेल्थ असेसमेंट रूटीनली यानी अपना चेकअप वगैरह करवाएं। और जो रिस्क फैक्टर मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए थे, जिनमें स्पेशली हाइपरलिपिडेमिया है, स्मोकिंग है, ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना और उसे एक लेवल पे मेंटेन रखना, ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे ताकि हम सीवीए से फर्दर अपने पेशेंट को इन लाइफ प्रिवेंट कर सकें। और जो ड्रग थेरेपी थी उसमें यही है,
जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ब्लॉक्ड आर्टरी है, दायरे थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, तो हमने वहाँ से ब्लड फ्लो को रीस्टैब्लिश करना है। तो उसके लिए थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स दिए जाते हैं, एडमिनिस्टर्ड विद इन 3 आवर्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिक सीवीए। अगर पेशेंट को इस्कीमिक सीवीए हुआ है तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर टीपीए हम एडमिनिस्टर कर लेते हैं। इंडिकेटेड इन कार्डियक एम्बोलाई इन प्रेजेंस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन और थ्रोम्बस इन लेफ्ट वेंट्रिकल। कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं बेटे, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की ज़रूर यहाँ पे थोड़ी-सी ये कॉम्प्लिकेशन में तो आपको पता ही है कि कोई भी थ्रोम्बोलिटिक किसी भी मकसद के लिए अगर हम थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट देते हैं, कोई ड्रग्स देते हैं, तो उसमें ये एक चांस मौजूद होता है कि पेशेंट को हेमरेज हो सकता है। सो हेमरेजिक ये जो अटैक था, सीवीए था, इस्कीमिक था, ये हेमरेजिक स्ट्रोक में कन्वर्ट होने के या ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस होते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है? ओके, उसके बाद आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कैरोटिड एंजियोप्लास्टी, कैरोटिड आर्टरीज की एंजियोप्लास्टी करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर हम क्या करते हैं कि फर्दर ज़ाहिर है प्रिवेंशन हो सके, कोई भी एरिथीमा फॉर्मेशन ना हो, और अगर उसके अंदर कोई एरिथीमा मौजूद है ज़ाहिर है कल को वो अनक्लॉग होकर मूव करके ब्रेन तक जा सकता है, लंग्स तक जा सकता है। तो उसमें कोई भी एरिथमेटिक लीजन है तो उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई वेन हमें नज़र आती है जो कि डायबिटेड है, एन्यूरिज्म हुआ हुआ है उसका, तो उसके बर्स्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। तो इसलिए उसके क्लिपिंग या रैपिंग या कॉइलिंग के मेथड से उसको सेव कर दिया जाता है। और इवैक्यूएशन ऑफ एन्यूरिज्म इंड्यूस्ड हेमाटोमास लार्जर देन 3 सेंटीमीटर। और अगर वहाँ पे कोई एन्यूरिज्म तो हुआ हुआ है वेसल्स में, लेकिन साथ साथ वहाँ पे आपको हीमाटोमा फॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है, यानी ब्लड का एक क्लॉट वहाँ पे नज़र आ रहा है और वो अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, तो कोशिश करते हैं कि उसको वहाँ से इवैक्यूएट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर वो इतने बड़े साइज का है कि फिर अगर आप क्लिपिंग या रैपिंग वगैरह कर भी देते हैं एन्यूरिज्म की ब्लड वेसल की, तो फिर भी चांसेस होते हैं कि वो बर्स्ट कर जाएगी। तो इसलिए अगर इतना बड़े साइज का हीमाटोमा वहाँ मौजूद है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस जो हीमाटोमा है उसे हम एवैक्यूएट कर देते हैं। जी, समर को आवाज़ नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है मेरी? समर बेटा, आप रिफ्रेश कर लें। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस है, सीवीए का आपका पेशेंट है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं? इनअफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन हो सकती है रिलेटेड टू डिक्रीज सेरिब्रोवास्कुलर ब्लड फ्लो, ineffective airway clearance, impaired physical mobility, impaired verbal communication, impaired swallowing, unilateral neglect related to visual field cut and sensory loss, impaired urinary elimination, सिचुएशनल लो esteem related to actual और perceived loss of function। ये सारी पेशेंट की नर्सिंग डायग्नोसिस हैं कि इनको ऊपर हम जो है काम कर सकते हैं पेशेंट के लिए अपने। अच्छा, नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी कि उसने क्या कुछ करना है? सबसे पहले तो यही है कि पेशेंट को, जैसे मैंने आपको बताया कि एक भी चीज़ मेंटेन रखनी है, उसको स्टेबल रखना है और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्प्रूव करना है। और अपने पेशेंट को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेड रिडन छोड़ देना है। जब आपका फिजिशियन अलाउ कर दे तो हमने अपने पेशेंट की जो फिजिकल फंक्शनिंग है उसको आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करवाना है, ताकि वो अपना मैक्सिमम फिजिकल फंक्शनिंग का लेवल अटेन कर सके और अपनी जो सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ हैं और दूसरी स्किल्स है उन्हें भी वो खुद से स्टार्ट करे। मतलब पेशेंट को हमने डिपेंडेंट नहीं करना किसी के भी ऊपर। और जो उसके बॉडी के फंक्शंस हैं उन्हें स्टेबल करना है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को इन्हांस करना है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देनी है उसको, और अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रोक and maintain effective personal and family coping। वार्निंग साइन स्ट्रोक के क्या क्या है, यानी क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जिस पर आप सडन से सोचें कि शायद हमारे जो पेशेंट है उसे स्ट्रोक तो नहीं हो रहा। कभी कभी भी अगर ऐसी बैठे बैठे अचानक सडन से बॉडी के किसी भी एक एरिया में बिल्कुल वीक हो जाए, कोई भी एक एरिया और वो सडन हो, ठीक है, या फिर एकदम से पैरालिसिस हो जाए उस एरिया का, या नमनेस होना शुरू हो जाए आपके फेस, आर्म और लेग की, और अगर वो स्पेशली एक साइड पे हो, बॉडी के एक साइड पे हो। और बेटे, सडन डिमनेस और लॉस ऑफ विजन इन वन और बोथ आईज, सडन लॉस ऑफ स्पीच, कंफ्यूजन और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, अनएक्सप्लेन्ड सडन डिजीनेस, अनस्टीडीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एंड सडन सीवियर हेडेक। नर्सिस की अगर कोई एक्यूट फेज में है, यानी पेशेंट को जो है सीवियर हुआ है, एक्यूट फेज में है, तो
जो नर्स ने चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को। उसमें यही है कि स्पैज़म हो सकता है, इंटूबेशन टू ब्रीदिंग ऑन ऑन, यानी अगर पेशेंट को इंटूबेट करना पड़े तो भी आप असिस्ट करवाएंगे फिजिशियन को। और हमारी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि पेशेंट जो है वो अपनी, क्योंकि देखें जब पैरालिसिस हुआ है, जाहिर है जिस तरह से हमारी फॉर एग्जांपल पेशेंट को बॉडी के एक तरफ पैरालिसिस हो गया तो देयर आर चांसेस चांसेस हैं कि जाहिर है वो जो मूवमेंट है ट्रेकिया है जो उसका कहना चाहिए एयर वे को मेंटेन रखने की एबिलिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। इसके लिए हमें पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ सकता है ताकि वो जो है उसकी ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बाकी मस्कुलोस्केलेटल जो उसकी यानी ओवरऑल पूरी बॉडी है उसके उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट्स आए हैं। वी ऑल नो हमने पेशेंट की पोजीशनिंग करवानी फ्रीक्वेंटली क्योंकि वो खुद से मूव नहीं कर सकता, उसको बेड सोर्स हो सकते हैं। सो हमने पेशेंट की पोजीशन चेंज करवानी है फ्रीक्वेंटली, साइड टू साइड करवाना है उसे, और उसका जो हेड ऑफ बेड है उसे एलिवेटेड रखना है ताकि उसे ब्रीदिंग में आसानी हो। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी है पेशेंट्स को। स्प्लिंट्स अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ इस किस्म के शूज़ या फुटबोर्ड वगैरह इस्तेमाल करने की तो वो हमने पेशेंट को उसका तरीका समझाना है। एंट्रल फीडिंग इनिशियली फोलीज कैथेटर पास करना पड़ सकता है। स्किन की केयर करनी है ताकि उसको कोई सोर्स वगैरह डेवलप ना हो। मेडिकेशन जो आपको पहले बता दिया बट इट विल डिपेंड अपॉन पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा और कंसल्टेंट आपको बताएगा। सो फॉर एग्जांपल एंटीप्लेटलेट अगर आपने देनी पड़नी है तो उसके लिए फिर कॉम्प्लिकेशंस को भी बड़े क्लियरली आपने ऑब्जर्व करना है कि कहीं पेशेंट को हेमरेज ना हो जाए। पेशेंट की एजुकेशन में ये है कि पेशेंट को ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। उसे एक्सप्लेन कीजिए उसे हुआ क्या है, उसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उन ट्रीटमेंट का उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। और पेशेंट को आप अगर पर्सनली इन्वॉल्व करेंगे इन सारी चीज़ों में तो वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उससे वो रीगेन करेगा। यानी अगर आप उसको समझाएंगे कि जी आपने इस तरह से ठीक है अब आप ठीक हो चुके हैं, अब आपने बेड के ऊपर ही नहीं लेटे रहना, या आप एक्यूट फेज से अगर बाहर निकल आए हैं तो किस तरीके से आपने मूव करना है अपनी जो है रिहेबिलिटेशन की तरफ। तो अगर आप उन्हें और उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका पेशेंट जो है उससे पर्सनली एजुकेट करेंगे तो आपका पेशेंट जो है जल्दी रिकवर कर जाएगा। रिहेबिलिटेशन की जो फेज़ है, एक्यूट फेज़ से आपका पेशेंट निकल आया है, आपने उसे ट्रीट कर दिया, अब रिहेबिलिटेशन की तरफ आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आप अपने पेशेंट को असेस करना शुरू करें। ज़ाहिर है जो जो उसके प्रॉब्लम्स थे, जहाँ सीवीए ने जो है इफ़ेक्ट किया था आप उन्हें चेक करना शुरू करें। आपका पेशेंट स्वॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको आप असेस कीजिए, बात कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई है सीवीए की, यानी उसके मोटर और सेंसरी फंक्शन आप चेक करेंगे। सबसे पहले कम्प्लीटली आपने उसे असेस करना है। उसके बाद जो ज़ाहिर है अगर जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम आपको नज़र आई है उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको अपने साथ और मज़ीद लोग जो है वो शामिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों चीज़ें अगर आपने खुद असेस कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद असेस नहीं भी कर सकते तो आप अपने साथ जो लोग हैं, दूसरे जो कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज़ हैं, उनको अपने साथ मिलाकर भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, आप सबको पता है, वो असेस भी कर सकते हैं, प्लस अगर आपके पेशेंट की स्पीच प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुई है, वापस रीगेन नहीं हुआ है, तो आपके जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपके पेशेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं उसकी कम्युनिकेशन रीगेन करने के लिए। इसी तरह फिजिकल थेरेपिस्ट हैं जो कि पेशेंट की एम्बुलेशन के लिए और उसकी जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं, उसके मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। बॉवल और ब्लैडर की एक्टिविटीज़ आप देखें अगर तो पेशेंट को ज़ाहिर है इसमें फिर आपको उसे गाइड करने की ज़रूरत है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा ले, डाइट क्या ले रहा है, मूव करे, उससे उसकी बॉवल और ब्लैडर दोनों मूवमेंट अच्छी होंगी। और जो मैंने आपको जैसे बताया सेल्फ हेल्प रिसोर्सेज, यानी अपने लिए आपका पेशेंट जितना ज़्यादा काम करेगा उतना बेनिफिशिएंट होगा उसके लिए। सो उसे हेल्प आउट करें कि उसके लिए क्या चीज़ ठीक है, अप्रोप्रिएट अपने लिए उसे सिखाएं कि वो अपने लिए खुद की क्या मदद कर सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा हमें पेशेंट के लिए, यानी जहाँ-जहाँ उसकी फिज़िकली उसको कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए उसको मेडिसिन क्या मिलनी चाहिए उसके लिए पूरा प्रॉपर प्लान, यानी डॉक्टर ने जो भी उसको मेडिसिन दी है इसी तरह से रिहेबिलिटेशन के लिए। Learn techniques to self-monitor and maintain physical wellness, demonstrate self-care skills, exhibit problem-solving skills with self-care, avoid complications of stroke, maintain nutrition and hydration, use community resources and family cohesiveness. ओके अच्छा, ये बहरहाल एक
जिस तरह से शायद आप लोग कुछ क्लिनिकल मैप्स का कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया हो, उसमें ये थोड़ा जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वही मैंने शॉर्टली यहाँ पे दोबारा जो है उनको जो है शॉर्टली डिस्क्राइब किया है कि स्ट्रोक अगर आपके पेशेंट का होता है तो उसमें जो असेसमेंट है वो क्या क्या चीज़ें आपने असेसमेंट में देखनी है। टेम्पररी विजुअल लॉस हो सकता है आपके पेशेंट को, हेमीपारेसिस हो सकता है, वर्टाइगो, कन्फ्यूजन है, सीवीए जो है उसमें जैसे हाइपोटोनिया है, हाइपरटोनिया है, और परसेप्चुअल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, एपेरेक्सिया है, वॉलेंटरी मसल्स की मूवमेंट उसकी वॉलेंटरली मूव नहीं कर सकेगा, स्वॉलोविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कफ रिफ्लेक्स उसका ठीक नहीं है, ब्लडर बॉवल के इश्यूज आ सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे तो हम पेशेंट की असेसमेंट करेंगे तो हमें समझ आएगा। फिर मैंने कॉजेज आपके साथ डिस्कस किए थे कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म या सेरिब्रल हेमरेज की वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड हेमिस्फीयर सीवीए का बताया था आपको। लेफ्ट साइडेड हेमिस्फेयर का सीवीए होगा तो आपको पता है ऑपोजिट होता है, राइट साइडेड वीकनेस होगी, राइट साइडेड का होगा तो लेफ्ट साइडेड वीकनेस होगी। प्यूपल एबनॉर्मेलिटीज आपको नजर आएंगी, यानी जो प्यूपल्स है वो यूजुअली लार्जर हो जाती हैं, जो भी अफेक्टेड साइट होगी वहाँ की प्यूपल डायलेटेड हो जाती है, यानी वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे पेशेंट की, सबसे पहले तो हमारी प्रॉपर्ली असेसमेंट करना जरूरी है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट लंबर पंक्चर करके देखा जा सकता है, सीटी स्कैन करवाया जाता है और एमआरआई करवाया जाता है। रिस्क फैक्टर आपके साथ पहले डिस्कस कर लिए थे कि जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल अब्यूज है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हाइपरलिपिडीमिया है, उनमें स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नर्सेज ने क्या करना है, सबसे पहले उनकी एबीसी मेंटेन करनी है, अपने पेशेंट की इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करना है, अच्छी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन पे काम करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को, और उसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ओके, सीवीए हमारा कंप्लीट हो गया। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है सीवीए से रिलेटेड तो पूछ लीजिए।
ओके जी, नेक्स्ट जो है हम सीजर डिसऑर्डर पढ़ने लगे। एपिलेप्सी भी जिसे कहा जाता है, या जनरली जो है जिन्हें एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है झटके लगना। ओके, सीजर्स में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सीजर्स और एपिलेप्सी में फ़र्क क्या है, सीजर क्या है, एपिलेप्सी क्या है। देन वी विल एक्सप्लेन द causes and the risk factor, and we will classify the seizures. Epilepsy is a neurological disorder which is caused by malfunctioning nerve cells activity in the brain. आप सबको पता है कि ये जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपके फंक्शनल यूनिट है, एनाटॉमिकल यूनिट है आपके सीवीएस का, सॉरी सीएनएस का, तो उनमें कोई भी मेल फंक्शनिंग हो जाती है बेसिकली नर्व सेल की, उनकी जो एक्टिविटी है, नर्व सेल की एक्टिविटी ब्रेन के अंदर, उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है, तो उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। दीज मेल फंक्शंस कॉजेज एपिसोड लाइक सीजर्स। A seizure is an abnormal motor, sensory, autonomic or physical activity और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है जी, सीजर क्या हुआ, ये बेसिकली सबसे पहले तो नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल मूवमेंट है। क्या क्या हो सकती है, कोई मोटर एक्टिविटी हो सकती है, या सेंसरी एक्टिविटी हो सकती है, या फिर ऑटोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम सडन एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द सेरिब्रल न्यूरॉन्स, यानी जो सेरिब्रल न्यूरॉन्स है उनसे सडन से मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है सडन से, तो उसकी वजह से ये जो सीजर्स है ये बेसिकली डेवलप होते हैं। A part or all of the brain may be involved. The term seizure and epilepsy are not synonyms. Epilepsy जो है वो basically एक tendency है to have seizures, यानी epilepsy की वजह से patient को seizures हो सकते हैं, and it is defined as a condition in which a person has recurrent seizures due to chronic underlying process. ठीक है, यानी epilepsy की वजह से patient को seizures हो सकते हैं। एपिलेप्सी इटसेल्फ क्या है, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय paroxysmal brain dysfunction due to excessive neuronal discharge and usually associated with some alteration of consciousness. उसके साथ साथ आपके पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो भी थोड़ा ऑल्टर हो सकता है। The clinical manifestations of the attack may vary from complex abnormalities of behavior, including generalized or focal convulsions, to momentary spells of impaired consciousness. It is usually controlled but not cured. जो epilepsy है, इसके जो अटैक्स है इसमें बेटा मल्टीपल, यानी पेशेंट आपका शो कर सकता है कुछ एबनॉर्मेलिटी, जैसे उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, या उसको कुछ स्पेसिफिक कन्वल्जन्स हो सकते हैं, यानी झटके लग सकते हैं। फोकल कन्वल्जन्स यानी बॉडी के किसी एक पार्ट में, या फिर जनरलाइज कन्वल्जन पूरी बॉडी में झटके लग सकते हैं, और ये यूजुअली फिर इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे कम्प्लीटली ट्रीट करना जो है वो मुमकिन नहीं है। कॉजेज और रिस्क फैक्टर, एपिलेप्सी जो है इट इज़ बेसिकली अ सिम्टम ऑफ न्यूमरस डिसऑर्डर्स, बट इन द मेजॉरिटी ऑफ सफरर्स द कॉज रिमेन्स अनक्लियर डिस्पाइट केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। कुछ 75% तक, यानी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ज़रूर आइडेंटिफाई की गई हैं कि जी बहुत ज़्यादा ड्रग्स या अल्कोहल के अब्यूज़ से हो सकते हैं, एनोक्सिया की वजह से, यानी कोई बहुत ज़्यादा इन्हेलेशन किसी पर्टिकुलर गैस की हो गई है, कोई न्यू प्लाज्म ब्रेन में हो गए हैं, कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर था, या कोई हेड इंजरी हुई है, या वस्कुलर कोई डिजीज़ हो सकती है, या सीनस इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ये सब मिलाकर भी सिर्फ 25% ऐसे कोई केसेस होते हैं कि जिनमें हमें कोई इनमें से केस जो कॉज है वो मिल जाता है, लेकिन 75% ऑफ जो हमारे पेशेंट है, जो केसेस है, उसमें आपको कोई कॉज नहीं मिलता। तो यूजुअली हम यही कहते हैं कि इसका स्टिल पर्टिकुलरली जो है कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो सका है। इडियोपैथिक यानी 70, वही मैंने आपको पहले बता दिया कि 75% जिसमें कॉज जो है स्टिल अननोन है, जो 25% है सिर्फ, वो आपको फिर भी कुछ
जो है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जी 25% ऑफ केसेस में कि जी हो सकता है उनको स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद उनको एपिलेप्सी होना स्टार्ट हो गई, उनको कोई पर्टिकुलर ब्रेन का जो हिस्सा था स्कीमिक अटैक की वजह से वो डैमेज हो गया है, या फिर ब्रेन को कोई ट्रोमेटिक इंजरी हुई थी, या फिर सीएनएस का कोई भी इन्फेक्शन था जैसे ब्रेन एब्सेस है, मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस वगैरह है। कंजेनिटल ब्रेन डिफेक्ट हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि बर्थ के वक्त प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन के वेसल्स की डिजीजेस हैं, और कुछ सर्टेन मेडिकेशन सच एज एंटी डिप्रेसेंट है, और कोकेन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, अल्कोहल अब्यूज़ है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 25% ऑफ केसेस हैं जिनमें हम रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट को जो एपिलेप्सी है उसके ये कॉज हो सकते हैं। लेकिन 75% ऑफ केसेस जो है हमारे इडियोपैथिक ही होते हैं। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन है सीजर्स की, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एपिलेप्सी और सीजर का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि सीजर्स बेसिकली जो abnormal convulsions या सेंसरी मोटर मूवमेंट्स होती हैं, बट एपिलेप्सी एंड सीजर्स आर नॉट सेम। जो एपिलेप्सी है दैट इज़ बेसिकली डिसऑर्डर, तो उसकी वजह से सीजर्स होते हैं पेशेंट को। तो सीजर्स को हम क्लासीफाई भी करते हैं, या आपकी बुक में बड़ी डिटेल में सीजर्स की भी क्लासिफिकेशन मौजूद है। पार्शियल सीजर्स होते हैं, जनरलाइज सीजर्स होते हैं। जो पार्शियल सीजर्स हैं ये यूजुअली लोकली स्टार्ट होते हैं, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में स्टार्ट हो सकते हैं, जबकि जनरलाइज सीजर का कोई लोकल ऑनसेट नहीं होता। पार्शियल सीजर्स में जो है सिंपल पार्शियल सीजर्स हैं पहली टाइप, विद एलिमेंट्री सिम्टम्स जनरली विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, विद 1 मोटर, 2 सेंसरी, 3 ऑटोनॉमिक और 4 साइकिक सिम्टम्स। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स भी आपको जनरल नजर आएंगे, और उसका जो कॉन्शियसनेस की इम्प्रूवमेंट है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी सिंपल पार्शियल सीजर्स में। उसमें फिर मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक या साइकिक सिम्टम्स कुछ भी आपको नज़र आ सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी होती रहेगी पेशेंट की, यानी वो खुद, या ऑटोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यानी जो आपकी बॉडी के अपनी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस मूवमेंट को। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं विद कॉम्प्लेक्स सिम्टम जनरली विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एट ऑनसेट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स वो होते हैं जिसमें यही जो सर आपको बताया कि कुछ मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक सिम्टम पेशेंट को आ रहे होंगे, और ये बट इनका कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आएगा, मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स आपको पेशेंट में नज़र आएंगे, और यूजुअली जिस टाइम ये सीजर स्टार्ट होंगे उस टाइम पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत डाउन होगा, कम होगा। इसके अलावा इवॉल्विंग टू सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे सीजर्स होते हैं जो फिर यानी अगर फॉर एग्जांपल मोटर एक्टिविटी से स्टार्ट होंगे, ऑटोनॉमिक एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएंगे। ये आपकी बुक में भी बहुत डिटेल में लिखे हुए, और ये आप सब ने इनको जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स हैं अपनी सीएनएस में से ज़रूर सब ने इसको डिटेल में पढ़ना है। जो जनरलाइज सीजर्स हैं ये कन्वल्सिव और नॉन कन्वल्सिव मूवमेंट हो सकती हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिक हो सकता है, यानी दोनों साइड पे मूवमेंट एक जैसी हो रही होंगी, और इसका कोई लोकल ऑनसेट नहीं होगा। फिर इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं, टोनिक सीजर हैं, क्लोनिक सीजर हैं, एब्सेंट सीजर हैं, एटोनिक सीजर हैं, मायोक्लोनिक सीजर्स हैं। अच्छा, कल मैंने क्या पढ़ने को दिया था, कुछ याद है किसी स्टूडेंट को मैंने कुछ पढ़ने के लिए दिया था? ज़रा जल्दी से बताएं ना, कौन सा टॉपिक पढ़ने के लिए दिया था मैंने? जी, कोई बताएगा? कल मैंने टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए, किसी को टॉपिक का नाम भी याद नहीं है? ऐसा ही है? सिंपल पार्शियल सीजर्स जो मैंने पढ़ाए हैं, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ। फेशियल मोटर जो एक्टिविटीज़ है, यानी जिसमें टोनिक क्लोनिक मूवमेंट होती रहेंगी अपर लिम्ब की, जो अपर लिम्ब है यानी बाजू है उसकी खुद ही से ऑटोमेटिकली मूवमेंट होती रहेगी। इस तरह बेटे ये ग्रीमेचिंग होती है, यानी हेड और आईज टर्न टू द ऑपोजिट साइड, यानी हेड एक तरफ होगा और आईज जो है वो दूसरी तरफ खुद ही से जो है मूव कर जाएंगी। इसके अलावा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, उसकी भी आपको
एक्टिविटीज़ नज़र आ सकती हैं, जैसे स्वेटिंग, फ्लैशिंग और एपिगैस्ट्रिक सेंसेशन, ये खुद ही से ऑटोमेटिकली शो होती रहेंगी। और सेंसरी मोटर है, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन, ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि मैंने आपको बताया कि मोटर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ऑटोनोमस भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब सेंसरी मोटर में क्या है कि पेशेंट को बस ऐसी नमनेस फील होती रहेगी जो लिम्ब है या फेस है या वन साइड ऑफ द बॉडी उसमें, ठीक है। इसके अलावा विजुअल में ये हो सकता है कि जो लाइट, हालांकि कोई लाइट कम से है नहीं, लेकिन इसको फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आते रहेंगे, आईज की ब्लरिंग हो सकती है, कि खाना पॉजिटिव है यदि कानों में जैसे कोई घंटियों की आवाज कंटिन्यू या शोर शराबे की आवाज है वो कंटिन्यू आती रहेगी। उसके अलावा मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर पढ़ाई, उसमें भी इस तरह से है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है पेशेंट को। यानी हेलुसिनेशन क्या होती है कि जिस चीज़ का वजूद नहीं होता, लेकिन हमारे पेशेंट को अगर ऑडिटरी या तो डायरेक्ट को या विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती है, उसमें नजर आ रहा होगा, कुछ जो सुनाई दे रहा होगा। इसी तरह से विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो सकती है, यानी कोई स्मेल नहीं है लेकिन उसको खुद से जो है ना कुछ बैड स्मेल आने शुरू हो जाएंगे। कुछ फोबिया है, यानी डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो सकती है, बात करने में मुश्किल हो सकती है, चेइंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को टाइप ऑफ मोटर फिनोमिना है, ठीक है। और इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कोग्निटिव एबिलिटीज पे उसके इफेक्ट आना शुरू होता है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। टोनिक चीज़ें मैंने तो आपको बताया, इट इन्वॉल्व एन इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, यानी टोनिक फेज होती है, विच में इन्वॉल्व टंग बाइटिंग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड द एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, फॉलोड बाय रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी क्लोनिक फेज, ऑल्सो टर्म एज एपिलेप्टिक फिट। ये बेटा मैंने आपको एक टोनिक क्लोनिक सीजर में क्या होता है, सबसे पहले मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे हम टोनिक फेज कहते हैं। इसमें पेशेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, टंग बाइट कर सकता है, यूरिन इंकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में फॉर एग्जांपल लैरिंजियल स्पैज़म उसे हो जाए, टोनिक फेज है ना, तो वो ब्रीदिंग नहीं कर सकेगा। उसके बाद फिर एक और जो दूसरा फेज आता है, इसमें क्लोनिक फेज आता है, यानी इसमें रिदम विद मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट, वो तो बिल्कुल स्पैज़म हो गया था ना, उसके बाद फिर मसल्स थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वो सिचुएशन, इसलिए इसको टॉनिक और क्लोनिक दोनों मिला के टॉनिक क्लोनिक सीजर्स कहा जाता है, या फिर इसको एपिलेप्टिक फिट भी कहते हैं। उसके बाद एब्सेंस सीजर्स आपको बताया, एब्सेंस सीजर्स इन्वॉल्व एन इंटरप्शन टू कॉन्शियसनेस वेयर द पर्सन experiencing the seizure seems to become vacant and unresponsive for a short period of time, usually 30 seconds। ये एब्सेंस सीजर्स में बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट की जो कॉन्शियस लेवल है ना, उसमें इंटरप्शन आती है, यानी वो लेकिन बहुत ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए भी इसको एब्सेंस सीजर कहते हैं कि मैक्सिमम सेकंड के लिए होता है, और बिटवीन सीजर इसका जो बिल्कुल नॉर्मल वो आपको उसके पेरेंट्स नजर आएगी। ड्यूरिंग सीजर होता है उसमें थोड़ी डिफरेंट स्टेट होती है, ऐसे कोई अपरेंटली आपको नहीं आएगा, लेकिन वो अपने अंदर बड़ा खाली खाली होता है, यानी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है, उसकी आईज थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। और इसके दरमियान में जो है पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके बाद एक टोनिक सीजर मैंने आपको बताया, अच्छा टोनिक क्लोनिक में सिंपल ये है, पैरामेरिक टोनिक और क्लोनिक दो फेजेस होती हैं एक ही सीजर के अंदर, इसलिए इसको टोनिक क्लोनिक कहते हैं। टोनिक में ये होता है कि बिल्कुल मसल्स का स्पैज़म हो जाता है, कंप्लीटली मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद मसल्स रिलैक्स करते, मतलब एक रिदमिक फेज में चले जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, फिर एकदम से बिल्कुल पैटर्न मेरे पास चलता है, फिर वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसकी होती है। तो जो टोनिक फेज इसी में कंप्लीटली स्पैज़म हो जाता है, इसमें मैंने आपको बताया कि पेशेंट टंग बाइट भी कर सकता है, सिंगल स्पैज़म होता है, उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, इसलिए इसको हम टोनिक क्लोनिक भी कहते हैं। अब समझ आ गया सारा मॉडल? जी बेटा सारा समझ आ गया आपको? अच्छा, मैं आपको सीजर इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें आपको शो होता है कि जो पेशेंट है आपका बिल्कुल आपका बजाय बड़ा डिफरेंट सिचुएशन में जो है वो आ जाता है, और उसके बाद एकदम से नॉर्मल हो जाता है, जो उसकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसे हम एक्टिव सीजर्स कहते हैं। जो जी सारा मॉरिस बेटा आपको समझ नहीं आई टॉनिक क्लोनिक की? आप सारा मॉरिस आप रिफ्रेश कर लें अपना इंटरनेट, मैं आपको दोबारा बता दूँ।
फिर आप मुझे बताइएगा अगर नहीं समझ आई तो। अच्छा, उसके बाद बेटे आता है टॉनिक सीजर है। ए टॉनिक सीजर इन्वॉल्व द लॉस ऑफ मसल टोन। ए टॉनिक मीन्स एब्सेंस, ए मीन्स एब्सेंस, टोन मीन्स मसल्स की जो टोन होती है। सो एटोनिक सीजर में क्या होता है, मसल्स की टोन लॉस हो जाती है, कॉजिंग पर्सन टू फॉल, जमीन पे एकदम से, यानी पेशेंट आपका गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स की टोन ही बाकी नहीं रही ना, इसलिए इसको हम ड्रूप अटैक भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एटोनिक सीजर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मायोक्लोनिक सीजर। Myoclonic seizures involve an extremely brief, यानी less than 0.1 muscle contractions and can result in jerky movement of muscles and muscle groups. Myoclonic seizure बहुत ही कम टाइम के लिए पेशेंट को सीजर आता है, इवन लेस देन 0.1 सेकंड का टाइम लेता है। इसमें सिर्फ इसको अगर मैं 10 एक्सप्लेन करूँ तो वो एक जर्क, जैसे झटका लगता है ना, इस तरह की मूवमेंट होती है ग्रुप ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड मायोक्लोनिक सीजर। एपिलेप्सी की जो ये डिफरेंट मैंने आपको क्लासिफिकेशन है द मॉडर्न क्लास। ये तो मैंने आपको डिफरेंट जो सीजर्स की क्लासिफिकेशन है वो एक एक करके डिटेल में मैंने बता दिया आपको। Modern classification of the epilepsies is based upon the nature of the seizures rather than presence or absence of underlying cause। अब जो different टाइप के seizures आपको मैंने पढ़ा दिए, सो हम epilepsy को classify करते हैं उनकी कि किस किस्म के seizures उनको epilepsy में आ रहे हैं पेशेंट को, उसकी बेस पे फिर हम उसे क्लासीफाई करते हैं, बल्कि इस बेस पे नहीं करते कि उसका कॉज क्या है। वो तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि 75% ऑफ केसेस में हमारे पास अंडरलाइंग कॉज जो है वो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। सीजर्स विच बिगिन फोकली, किसी एक सिंगल लोकेशन से शुरू हो रहे हैं सीजर्स विद इन वन हेमिस्फेयर, आर दस डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज ऑफ अ जनरलाइज नेचर विद प्रोबेबली कमेंस इन अ डीपर स्ट्रक्चर सच एज ब्रेन स्टेम और थैलेमाई एंड प्रोजेक्ट टू बोथ हेमिस्फेयर साइमल्टेनियसली। यानी सीजर्स कुछ जो एक ब्रेन के एक हिस्से से स्टार्ट हो रहे हैं, हेमिस्फेयर है, फोकल हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फ्रॉम द जनरलाइज नेचर, यानी दूसरी जो एक एरिया है वहाँ से, यानी दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन से अगर सीजर जनरेट हो रहे हैं, इन दोनों में हम इनकी बेसिस पर हम डिफरेंट करते हैं। फोकल सीजर जो मैंने आपको पहले बताया बेटे, ये तकरीबन 80% ऑफ एडल्ट एपिलेमी जो एपिलेक्टिक पेशेंट होते हैं उनमें तकरीबन 80% ऑफ पेशेंट जो होते हैं उनको फोकल सीजर्स होते हैं। ये सिंपल पार्शियल सीजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स अब मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। सिंपल पार्शियल सीजर का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स का क्या मतलब है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और पार्शियल सीजर सेकेंडरीली जनरलाइज्ड, यानी जनरलाइज सीजर के बाद फिर इनको पार्शियल सीजर आना शुरू होते हैं। तो फोकल सीजर ज़्यादातर 80% ऑफ द एपिलेप्सी जो होती है उसमें फोकल सीजर्स होते हैं। यानी देखिए आपको नज़र भी आ रहा है, इनका ओरिजिन हमने बताया आपको ब्रेन के जो कॉर्टिकल एरिया है, ब्रेन का कॉर्टेक्स है, वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। इसके अलावा जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं बेटे, जनरलाइज सीजर यानी वो ब्रेन के किसी भी हिस्से से ओरिजिनेट कर सकते हैं। और कुछ अनक्लासिफाइड सीजर्स भी होते हैं, यानी जिन्हें हम किसी एक क्लास में नहीं रख सकते। जो जनरलाइज सीजर्स हैं जिसमें कन्वल्जन और नॉन कन्वल्जन दोनों आ सकते हैं, उसमें फिर जो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, एक सेकंड, एपिलेप्सी में आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि फोकल सीजर, जनरलाइज और अनक्लासिफाइड सीजर्स की बुनियाद पर फिर हम एपिलेप्सी को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। फोकल सीजर किसी एक पर्टिकुलर एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है, हमने पढ़ लिया। फिर जो जनरलाइज सीजर्स हैं उसमें फिर ये फर्दर सारे आ जाते हैं, एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टोनिक, एटोनिक सीजर्स। More than 30% of people with epilepsy experience generalized seizures. Generalized seizure की फिर फर्दर ये सारी वो टाइप जो मैंने पीछे आपको बताई वही पिक्टोरल यहाँ लिखी हुई है, डिफरेंट टाइप्स हैं। और अनक्लासिफाइड जो दो और है, अनक्लासिफाइड आपको बताया और स्टेटस एपिलेप्टिकस है। अनक्लासिफाइड में इंक्लूड ऑल सीजर्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड ड्यू टू इनएडिक्वेट और कंप्लीट डाटा, यानी पेशेंट का हमें इनएडिक्वेट डाटा हो गया, कंप्लीट डाटा नहीं मिल सकेगा, तो उसकी वजह से जितने भी सीजर्स होंगे उन्हें हम अनक्लासिफाइड एपिलेप्टिक सीजर में रखेंगे। और स्टेटस एपिलेप्टिकस, इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी टू प्रिवेंट डेथ
फ्रॉम ब्रेन डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया एंड एग्जॉशन। स्टेटस एपिलेप्टिकस ये मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें अगर हमारे पेशेंट को किसी भी वजह से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो हाइपोक्सिक रहा है, यानी उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली, वो एग्जॉस्टेड हो गया और उसकी वजह से उसकी ब्रेन डेथ हो सकती है, तो उससे हमें वो सिचुएशन स्टेटस एपिलेप्टिकस कहलाती है। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें हमें यही कोशिश करनी होती है कि अपने पेशेंट के ब्रेन को जो है वो डेथ से बचा सकें। ओके, अब फर्दर सीजर को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। अभी सभी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें।
ओके स्टूडेंट्स अटेंडेंस हो गई है। आपके पास 5 मिनट्स की ब्रेक है अभी और फिर उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है जी, टेक केयर।